नमस्कार, मैं विजय राज उपाध्याय इंडिया न्यूज से। आज हम जानते हैं हमारे बिलासपुर के जो दबंग नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जानते हैं इनसे कि इस समय जो आने वाले समय में लोकसभा के जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां चली हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बताएं, जो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारी चली है? अभी हमने अपने बूथ कमेटियों की मीटिंग बुलाई है जी। हमारे 101 बूथ है सदर बिलासपुर में, तो सभी कार्यकर्ताओं को उस दिन निर्देश कर दिए जाएंगे कि अपने अपने बूथ पे सब लोग सक्रिय हो जाएं, तन मन और धन से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो उसकी बढ़त के लिए, उसकी जीत के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम करेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल निराशाजनक रहा है। वाजपेयी साहब की पीठ पे या धूमल साहब की पीठ पे सवार होकर के चुनाव जीते रहे हैं और बीच में मोदी साहब के नाम पे चुनाव जीते रहे हैं। अपना उनका कोई योगदान बिलासपुर के जिला के लिए नहीं रहा है। कोई एक भी काम वो बिलासपुर जिला के लिए नहीं गिना सकते। मैं कांग्रेस नेतृत्व से, राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से, प्रियंका जी से स्पेशली तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट उतारें और प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता कि ये चुनाव ना हारे। अनुराग ठाकुर हर हालत में चुनाव हारेगा, लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को सोच समझ करके मजबूत देना पड़ेगा। हाथ के निशान के साथ साथ चेहरा भी मजबूत होना चाहिए, जाना पहचाना चेहरा होना चाहिए, जिसको भी फिर कांग्रेस देगी। हम तो साथ में खड़े हैं, लेकिन सोच समझ करके बड़ी उम्मीदवार यहाँ पे दिया जाए ताकि हाथ के निशान के साथ साथ चेहरा भी मजबूत आए। जैसे इंदिरा गांधी जी का नाम था, तो एक ऐसा समय था कि इंदिरा जी के नाम पे जो है वो हाथ के निशान के साथ इंदिरा गांधी जी का नाम था, तो हम चुनाव जीतते रहे हैं। तो ये धारणा बदलनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी कि हमें निशान के साथ चेहरा भी मजबूत उतारना पड़ेगा और निस्संदेह हम इस चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि अनुराग ठाकुर की नाकामियाँ इतनी ज़्यादा है कि उनको गिनाते गिनाते भी सुबह से लगे तो शाम हो जाएगी। तो हम बिल्कुल पूरे तैयार बैठे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से शूटर हायर करके बुलाए थे और जो चिट्टा तस्कर हैं उन लोगों से इन्होंने मेरे ऊपर हमला कराया ताकि ये चुनावी मैदान में ना उतर सके। लेकिन भगवान की कृपा से और बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश की जनता की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब हम पूरी तरह से डट करके चुनाव का सामना करेंगे। जी बिल्कुल जी। जहां तक बात की जाए, ये आपने प्रदेश की राजनीति की बात की, लेकिन केंद्र से जैसे नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लेकर चले हैं, या यूं कहें वो जहां जहां पे भी जनसभाओं में जा रहे हैं, आम जनता में 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वो तो ईवीएम के माध्यम से ये मुहाल बनाने की कोशिश करते हैं कि 400 पार। अब उस पर जो है इनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उसको भी ये डायरेक्शन है कि तुम भी यही पढ़ो, यही राग गलाते रहो कि हम तो 400 सीटें जीतेंगे, 400 जीतेंगे। और जहाँ कहीं भी इनके नेता जाते हैं वहां पे ढोल नगाड़े पहले बजाते हैं ताकि आम जनता को बाद में ये लगे कि शायद वही जीत गए हों। लेकिन इनके पक्ष में कोई माहौल नहीं है। ये ठीक है कि ये मोदी साहब के नाम पे कुछ वोट लेते हैं। वोट कमल को नहीं पड़ता, वोट मोदी को पड़ता है, जो भी आज तक बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये ईवीएम के अंदर कोई परसेंटेज फिक्स करते हैं और घोटाला करके जो है वो निकलते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी नीतियाँ यहाँ पे चलाई हैं। तो 400 पार के यहाँ तो इनकी 4-0 होने वाली है। तो मैंने जो अभी पहले कहा
कि चेहरा हाथ के निशान के साथ मजबूत आ जाए तो कोई दुनिया की ताकत जो है फिर आपको इस बार नहीं बचा सकती। जिस आदमी को ये मालूम नहीं है, मैंने कहा कि वाजपेयी की साहब की लहर में धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, उनके कंधे पे सवार होकर के मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतने वाला व्यक्ति जो क्रिकेट के ग्राउंड को जानता है, राजनीति नहीं जानता व्यक्ति, जिसको यही मालूम नहीं है कि देश कब आजाद हुआ है, वो उसको अनुराग ठाकुर को तो हिंदुस्तान के उन जननायकों से माफी मांगने पड़ेगी, फ्रीडम फाइटरों से माफी मांगने पड़ेगी। लाखों करोड़ों लोग जो है वो फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया आजादी की लड़ाई में। अब अनुराग ठाकुर को यही मालूम नहीं है कि देश कब आजाद हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका अपना कोई योगदान पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, ये राजनीति बिल्कुल नहीं जानते, ना ये काम कराना जानते, ना कुछ करना है। दूसरे के नाम पे पहले धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो चुनाव उनके जो है कंधे पे सवार होकर चुनाव जीते रहे। अब जहां जाते हैं वहां मोदी जी का नाम लेते हैं। एक आधी बार तो मोदी जी के नाम की लहर थी, जीत गए। अब बार बार जो है वो काठ की हड्डी जो है सिरे चढ़ने वाली नहीं है। तो इसलिए उनको देश की जनता से और बिलासपुर की और हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन वीरों से, वीर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए जो देश की सरहदों पे लड़ रहे हैं। उन फ्रीडम फाइटरों से माफी मांगनी पड़ेगी और अपना वक्तव्य को दोबारा बताइए कि देश कब आजाद हुआ। इस पे जो है मैं उनसे पूछ रहा हूं कि वो सही में फिर से इंटरव्यू दे अपना, कब हुआ देश आजाद। और जो इससे पहले जो भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र जैसे, बोस जैसे, रानी झांसी की जैसे लोगों ने जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, महाराणा प्रताप ने, वो किसके लिए लड़ी है? इसका मतलब ये है कि ये लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। आरएसएस की, बीजेपी की आजादी से उनको कोई मतलब नहीं है। आज वो सिर ऊंचा करके घूम रहे हैं। मंडी से इस समय भाजपा ने जो एक अभिनेत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? मैं उनके यही कह रहा हूं कि अब नंगे सिर पे घूमती हो, नंगे सिर से। अब पहले जब हमारा देश गुलाम था, कोई नंगे सिर से नहीं घूम सकता था। औरतों को बाहर जाने की आजादी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं लड़ सकती थी। अभिनेत्री होना तो दूर की बात है। वो तो जो भी 16 साल की उम्र में वो घर से निकल गई, तो देश गुलाम होता तो निकल के बताती। माता पिता की आज्ञा को टाल करके उनको दुख पहुंचा करके वो घर से निकल गई 16 साल की उम्र में। जैसा वो कहती है, हम नहीं कहते, वो कहती है खुद कि मैं निकल गई। जिस चीज से मेरे को रोका जाता था मैं वो करती थी। पर देश यदि गुलाम होता तो कर देती हो। देश यदि गुलाम होता तो जिस प्रकार की जो उनकी जो वेशभूषा है, जो उनका पहनावा है, क्या वो इस आजाद देश में कर पा रही है? यदि गुलाम होता और मुगलों के और अंग्रेजों के समय में करके दिखाती है सारे कारनामे। तो इसलिए कंगना रनौत तो फिल्म जगत से आई, उसको तो राजनीति का एबीसी मालूम नहीं है, देश के इतिहास का एबीसी मालूम नहीं है। जो संस्कार उसको घर से मिलते हैं, वो जब वो वक्त था संस्कारों का तो घर से निकल गई। माँ बाप की आज्ञा की अवहेलना की, गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना की। फिर जो भी जिंदगी की मौज मस्ती होती है वो सारी उसने इस उम्र में प्राप्त कर ली। जब ये देश आजाद है तो यदि ये गुलाम होता तो सारी चीजें जो उसने की हैं, जो बताती है कि मैं नशा भी करती थी, है ना जी। और मेरे ख्याल में अभी भी मैं उससे जानना चाहूंगा कि अभी भी करती है कि नहीं करती है। कुछ तो अभी लेती है, नहीं लेती है तो सार्वजनिक करके बताए। पर बियर वाइन वगैरह तो लेती है मेरे ख्याल में जी। पर क्या क्या नशा करती थी वो खुद उन्होंने बताया हुआ है। किस किस प्रकार का मांस वो खाती थी वो भी बताया हुआ है। यहाँ पे हम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, जबकि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जो है बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं। लेकिन ये धर्म के ठेकेदारों ने इन्होंने राजनीति को बेस बनाया हुआ है। गौवंश की बात करते हैं कि हम गौवंश के सुरक्षक हैं। अब टिकट उसको दिया जो बोलती है कि भाई गाय का मांस तो बड़ा टेस्टी होता है। मैं किसी मुस्लिम को नहीं सुना ऐसा बोलते हुए, नेता को, किसी और को नहीं मैंने ऐसा सुना कि वो बोलता है कि मैं ये टेस्टी होता है। जो खाया है अपने टेस्टी होता है तो वो रखो। लेकिन एक तरफ आप
गौ रक्षक होने की बात करते हैं, गौ वंश को बचाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपका चरित्र सामने आ गया कि आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ये जिसको ये मालूम नहीं है कि देश कब आजाद हुआ, किस आजादी की वजह से आप आजाद तौर पे घूम रही हो। आज हमारे देश के अंदर जो है दिन रात लड़कियां लड़के ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उस वक्त तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, बुर्का प्रथा थी। तो ये कोई कहने की बातें नहीं, सारी दुनिया जानती है। और बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दी हैं, जो फांसी के फंदे पे चढ़ के, उन्होंने पता नहीं किताबें भी नहीं पढ़ी होगी, कैसे लोग पास हो गए। तो स्कूल में सिलेबस है, इतिहास है हमारा। और ऐसा ज्ञानी फिर हमें अनुराग ठाकुर मिल गया, तो महाज्ञानी आया है। उसके बाद 3-4 चुनाव तुमने जीत लिए और आपको अभी यही ज्ञान नहीं है कि चुनाव कब होने शुरू हुए देश के अंदर, कौन पहला प्रधानमंत्री था ये मालूम नहीं है। इनकी तरफ से प्रधानमंत्री भी पहला मोदी है। कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई सड़क पहले नहीं थी, कोई जहाज पहले नहीं थे। ये सारा ब्रह्मांड की रचना भी इनके आने के बाद ही। ये तो शुक्र हुआ इन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मांड भी अभी पैदा हुआ। अब कोई बोल रहा है जी विष्णु भगवान का अवतार है। आज मैं देख रहा था कोई वहां पे इनका कोई धर्म का आचार्य कह रहा था कि जी मोदी तो विष्णु भगवान का अवतार है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया उसका ट्रस्ट का कोई सचिव बोल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट का सचिव बोल रहा है कि ये विष्णु भगवान का अवतार है। तो फिर रामचंद्र की मूर्ति क्यों लगाई, उसकी लगा दो वहां पे। तो इस प्रकार की ये घटिया सोच। और कभी ये जा रही है, कंगना रनौत बोल रही है जी मोदी साहब तो राम के अवतार है, किसी जगह बोल रही है जी कृष्ण अवतार है, मैं उनकी गिलहरी हूं। तो इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका मोदी आपके लिए कुछ हो सकता है, हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं। जब तक हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके लिए ऐसा हो सकता है, ये हिरण्यकशिपु भी ऐसा बोलता था कि भाई अब मैं ही हूं इस देश का, इस सृष्टि का रचयिता भी मैं हूं, ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, ना ऊपर ना नीचे, ना जल में ना स्थल में, ना नर से ना नारी से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उसका भी अंत हुआ है। तो कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर चापलूसी के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अंत हिरण्यकशिपु की तरह ही होगा। और इस देश के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु की और प्रहलाद की ही जय होगी। नकली विष्णु नकली राम कोई नहीं चल सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अपना अहम कद रखने वाले बंबर ठाकुर, जिनके परिचय से कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने छात्र राजनीति से लेकर आज तक जो अपनी एक पहचान, एक दबंग नेता की जो पहचान बनाई है, वो आज तक बरकरार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात